ओके, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे हम समझते हैं कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। उस यूनिवर्स के अंदर जो मिल्की वे हमारी एक गैलेक्सी है, जिसका अर्थ एक प्लैनेट, एक हिस्सा है जो कि एज अ प्लैनेट के तौर पर कंसीडर किया जा रहा है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। और फिर उसके बाद जब हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं तो अर्थ के ओरिजिन के बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ सरफेस पे या अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म है वो किस तरह से बनी होगी। तो पहला सवाल जो इस चैप्टर के अंदर आता है कि सबसे पहली लाइफ फॉर्म इस अर्थ के ऊपर किस तरह से ओरिजिन हुई। उसके पीछे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने थ्योरीज को पुट अप किया। कईयों ने कुछ कहा, कईयों ने कुछ कहा, बट अल्टीमेटली हमें कुछ साइंटिस्ट की बातें समझ आई जहां पे हमें लगा कि ये एक वायबल रीजन हो सकता है, जहां पर हम ये कह सके कि कुछ इस तरह के प्रोसेसेस अर्थ के ऊपर रहे होंगे जिसकी वजह से सबसे पहली लाइफ फॉर्म आई। अब देखिए, अगर मैं इन सारी बातों का एक कंक्लूजन निकालूं तो हम एवोल्यूशन को पूरा पढ़ लेंगे, बट आज तक भी हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि या कहें कि हाँ, आज तक हम लेबोरेटरी कंडीशन में या आर्टिफिशियली किसी फर्स्ट सेल को बना नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी ये एक तरह से कहें डाउटफुल सिचुएशन है सारे साइंटिस्ट लोगों के लिए कि सबसे पहली लाइफ फॉर्म किस तरह से आई होगी। देखिए, जब तक कोई पहली बार सेल नहीं बना पाता तब तक हम इसे एक फुल प्रूफ थ्योरी नहीं मान सकते हैं कि भाई इस तरह से पहली लाइफ बनी होगी। बट फिलहाल के लिए हम कहीं ना कहीं कुछ एविडेंसेस हमारे पास अभी है, जिन एविडेंसेस को लेके हम एक थ्योरी को प्रपोज कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से कुछ कहानी रही होगी या प्रोसेसेस रहे होंगे जिसके थ्रू जो फर्स्ट लाइफ है या फर्स्ट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सेल है वो इस अर्थ के ऊपर ओरिजिन हुई होगी। तो शुरुआत यहाँ पे एवोल्यूशन के अंदर करते हैं हम सबसे पहले कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, वो यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ और कब हुआ, कौन सा या कितना समय पहले हुआ और उसका कारण क्या था। तो अगर देखा जाए तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन हम मान के चलते हैं वो 20 बिलियन ईयर्स एगो मान के चलते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। और ये जो ओरिजिन का कारण था, जो रीजन था, उस रीजन को प्रपोज किया गया बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था एबे लिमाट्रे। अच्छा, क्या कारण दिया उन्होंने? उन्होंने रीजन दिया बिग बैंग। ये एक एक्सप्लोजन होगा, ये एक्सप्लोजन हुआ होगा जो कि फिजिकल टर्म्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतना बड़ा था। और इस थ्योरी को नाम मिल गया बिग बैंग थ्योरी। देखिए, सबसे ज्यादा वायबल या कहें एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको कई सारे लोग मानते हैं कि कुछ इस तरह से यूनिवर्स का ओरिजिन रहा होगा। अब इस बिग बैंग थ्योरी का एक्चुअल में मतलब क्या है? नाम से पता लग रहा है बहुत बड़ा ब्लास्ट है जो कि फिजिकल टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि कोई मास है और वो मास अपनी ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके श्रिंक होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, और इतना ज्यादा श्रिंक हो जाता है कि उसके अंदर बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से वो मास ब्लास्ट कर जाता है। अब ये जो ब्लास्ट था वो इतना ज्यादा था कि जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल टर्म में आप डिफाइन नहीं कर सकते। उस ब्लास्ट से क्या होता है कि जो गैसेस हैं, अब गैसेस यहां पर आप कह सकते हैं जिसमें कई सारे एलिमेंटल या मॉलिक्यूलर फॉर्म गैसेस की रही होंगी, जिसमें हम सबसे ज्यादा देखा जाए तो अमाउंट मानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का। उस गैसियस क्लाउड का एक्सपेंशन हुआ, ब्लास्ट हुआ, गैसेस जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हुई। अब जब ये गैसियस क्लाउड का एक्सपेंशन हुआ तो व्हाट हैपेंड, जितनी भी ये क्लाउड्स थे या डस्ट थी गैसेस की, वो ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आकर क्या होने लगी, कंडेंस होना शुरू हो गई। कंडेंस भी होती जा रही है और एक्सपैंड या कहें जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड भी होता जा रहा है। और कंडेंसेशन की वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। अब मैं कहने के लिए तो कह रहा हूं कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं,
बट ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स ही अल्टीमेटली हमारे यूनिवर्स की कई सारी गैलेक्सीज हैं जो आज के डेट में हम देखते हैं, जिसमें हमारी भी एक गैलेक्सी है जो कि इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से बनी, जिसको आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल टर्म्स में आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सी का साइज हमारा कितना बड़ा होता है कि हमें उसे मेजर करने के लिए लाइट ईयर्स जैसे यूनिट्स को यूज करना पड़ता है। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि लाइट ईयर एक यूनिट है टू मेजर द डिस्टेंस जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में हमारी भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना, उसको हम कहते हैं सोलर नेबुला। अब ये जो सोलर नेबुला है, यही सोलर नेबुला बनता है बाद में हमारा सोलर सिस्टम, जिसको हम नाम देते हैं मिल्क की वे गैलेक्सी। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसे कई सारी गैलेक्सीज बनी होंगी, क्योंकि जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहां पे कहा, उससे आप टर्म दे रहे हैं नेबुला, ठीक है। और उसी नेबुला से वन ऑफ इट वाज योर सोलर नेबुला, जो कि बाद में बनता है या जिसको बाद में हम कहना शुरू करते हैं सोलर सिस्टम या मिल्की वे गैलेक्सी। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या हुआ, जो सेंटर पार्ट था या कहें जो कोर थी, वो बहुत ज्यादा हॉट था, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हॉट था। और ये जो कोर है, ये आज की डेट में क्या बना, सन। और बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स, देखिए है तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स या गैसियस पार्टिकल्स आप कंसीडर कर सकते हैं, जो बाकी के सराउंडिंग मैटर था या कहें क्लाउड्स थे, वो भी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कंडेंस होना शुरू हुए, और सराउंडिंग क्लाउड्स कन्वर्ट हुए आपके किस में, कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स, जो आज की डेट पे आप देखते हैं, ठीक है। अब उसमें वन ऑफ दोज प्लैनेट वाज अर्थ। तो कुछ इस तरह से बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हमारा जो अर्थ का ओरिजिन है, या हमारी गैलेक्सी का जो ओरिजिन है, या कहें जो यूनिवर्स का ओरिजिन है, वो कुछ इस तरह से रहा होगा। मैं इसको अगर आप चाहें तो इमेजिनेशन में इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से वो गैसियस क्लाउड एक्सपैंड हुआ एक्सप्लोजन के बाद, फिर वो गैसियस क्लाउड एक्सपैंड होते होते कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, उन्हीं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को आपने नेबुला कहा। और उन्हीं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में जिनको नेबुला आप कह रहे हैं, एक हमारा भी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहा होगा, जिसको आपने यहाँ पर सोलर नेबुला कहा। और वही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि सोलर नेबुला के तौर पर यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ओरिजिन था। और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, जिसका कोर बहुत ज्यादा ही हॉट था, क्योंकि देखिए एक्सपेंशन हो रही है, टेम्परेचर भी कूल डाउन हुआ होगा, जब एक्सप्लोजन के बाद टेम्परेचर कूल डाउन होगा, बट ये टेम्परेचर इतना ज्यादा कूल डाउन नहीं होगा कि आप ये कहें कि टेम्परेचर जब कूलिंग पे है तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया होगा। उस वक्त भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कंसीडर किया जाएगा, हाई वैल्यूज पे कंसीडर किया जाएगा, बट उस हाई वैल्यू कंसीडर टेम्परेचर को जो आप कंसीडर कर रहे हैं, वो एज कंपेयर टू दैट टेम्परेचर जब बिग बैंग हुआ उसके मुकाबले कम रहा होगा, क्योंकि अब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, और उस यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स भी सेंटर से दूर जा रहे हैं, वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं गैलेक्सीज में, जिनमें हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसको आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब उस सोलर सिस्टम के अंदर, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो बीच वाला हिस्सा है, जो कि कोर माना जाता है, वो सन में कन्वर्ट हुआ, और उसके आसपास के जो गैसेस क्लाउड्स थे, वो भी आपस में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कंडेंस होना शुरू हुए और कन्वर्ट हुए प्लैनेट्स में, जिसमें हमारा एक प्लैनेट था जिसको आपने कहा अर्थ। तो अगर इस सारी स्टोरी की बात अल्टीमेटली अर्थ पे आ जाती है, तो हम अर्थ के ओरिजिन की अगर बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ का ओरिजिन हुआ वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है। और इस वक्त जब अर्थ बनी होगी, वो अर्थ बिना किसी एटमॉस्फेयर के बनी होगी, विदाउट
एनी एटमॉस्फेयर, उसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जो आज की डेट में हम देखते हैं, विदाउट एटमॉस्फेयर थी। अब हुआ क्या, अर्थ बन गई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ का ओरिजिन हुआ। एनसीईआरटी कहती है कि जब अर्थ बनी तो एनसीईआरटी की कुछ लाइन है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, वो अर्थ के मोल्टन मास से रिलीज हुए होंगे, ठीक है। और रिलीज होने के बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द मोल्टन मास, जो कोर है अर्थ की, उन्होंने किसको कवर कर दिया, दे कवर सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब जैसे ही सरफेस ऑफ अर्थ को कवर किया तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो सनलाइट के अंदर ये जो सन, जो कोर था, जो एक्चुअली में सन बना, उसकी यूवी रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे गिर रही थी। तो यू कैन सिंपली राइट दैट यूवी रेज फ्रॉम सन, क्या किया उन्होंने, ब्रेक डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। अब जैसे ही उसको ब्रेक डाउन किया तो हाइड्रोजन तो एस्केप हो गई, ठीक है, बट जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन कंबाइन कर गया बाकी के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, और कन्वर्ट कर दिया गया इन मॉलिक्यूल्स को इनटू वाटर, CO2 एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी कह रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी ने साथ में ही मेंशन कर दिया कि उसके बाद ओजोन लेयर बना होगा, ओजोन लेयर बनने के बाद डेफिनेटली जो सन है उससे मैक्सिमम जो रेज है वो एब्जॉर्ब कर ली गई होंगी ओजोन लेयर के द्वारा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई होंगी, मतलब कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। कहने का मतलब एनसीईआरटी का यहाँ पे इस लाइन का ये है कि जैसे ओजोन लेयर वहां पे बनी तो ओजोन लेयर की वजह से क्या हुआ, ओजोन लेयर ने एक काम करवाया, क्या करवाया, जो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था उस टेम्परेचर को डिक्रीज करवाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब सनलाइट में से जितनी रेज है वो अर्थ के सरफेस पे सारी की सारी नहीं गिर रही है, बहुत सारी रिफ्लेक्ट बैक हो पा रही है या एब्जॉर्ब कर ली जा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे एटमॉस्फेयर कूल डाउन हुआ, व्हाट हैपेंस, जैसे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होने लग गए, और जब वाटर वेपर्स कंडेंस होने लग गए तो जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स थे वो एज अ रेन फॉल डाउन हुए, और जब वो एज अ रेन फॉल डाउन हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थ के ऊपर जितने भी डिप्रेशन थे या कहें जितनी भी क्रेवेसिस थे, गहरी खाइयां थी, उसे फिलअप कर दिया और क्या बना दिया, ओशन बना दिया। देखिए ये सिर्फ मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस चीज को हम अभी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी जो कहानी है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोपगेट की गई होगी। तो ये एनसीईआरटी की कहानी है जो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एनसीईआरटी ने कुछ लाइंस को इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है जहां पे उन्होंने कहा कि जो वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया थे वो मॉल्टन मास ऑफ अर्थ से रिलीज हुए, उसने अर्थ के सरफेस को कवर किया, और जब अर्थ के सरफेस पे आए तो यूवी रेज जो सन से आ रही थी उसने उनको ब्रेक डाउन किया, वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया, हाइड्रोजन एस्केप हो गई, ऑक्सीजन ने कंबाइन कर लिया अमोनिया और मीथेन के साथ और कन्वर्ट हो गया किन मॉलिक्यूल्स में, वाटर, CO2 एंड अदर में।
इसी के साथ साथ उन्होंने कहा एनसीईआरटी ने कि ओजोन लेयर बनी होगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम रेज जो सनलाइट से आ रही थी वो अब अर्थ के सरफेस पर नहीं गिर रही थी, इसलिए अब अर्थ का सरफेस गर्म होने के बजाय धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। तो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर थे वो धीरे धीरे कंडेंस होकर बारिश के तौर पर सरफेस पे गिरना शुरू हुए। उस सरफेस पे गिरते ही उन्हें सरफेस अर्थ सरफेस के जो डिप्रेशंस थे, जो खाइयां थी या जो गहराइयां थी, उनको फिलअप किया और ओशन को बना दिया। ये जो रेन यहाँ पे गिरी इसे टॉरेंशियल रेन कहते हैं, और जो ओशन यहाँ बना इसे प्रीबायोटिक या हॉट डाइल्यूट सूप कहते हैं, जहां से आपकी लाइफ के ओरिजिन के बारे में बात की शुरुआत की जाती है। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाई। अब जब कहानी अर्थ के ओरिजिन की हो गई, एटमॉस्फेयर की हो गई, तो अब एनसीईआरटी हमारे पास कहती है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई होगी, एनसीईआरटी ये कहती है कि जो लाइफ अपीयर हुई होगी, उसका एस्टिमेट है कि लाइफ अपीयर्ड अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, या हम ये कह सकते हैं 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ऐसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि अर्थ के ओरिजिन को हम मान के चल रहे हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और लाइफ के पहले अपीयरेंस को, ये पहली बार जब लाइफ अपीयर हुई उसको मान के चल रहे हैं 4 बिलियन ईयर्स अगो, या कह सकते हैं 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ ओरिजिन। नाउ लाइफ के अपीयर होने का यहां पर कई सारी थ्योरीज हैं। देखिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है, बाकी तो एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू था जो मुझे आपको बताना था। लाइफ जब अपीयर हुई तो उसके कुछ थ्योरीज हैं, कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और कुछ जो एडिशनल आपको समझनी होगी वो जरूरी होंगी। तो पहली जो थ्योरी है वो ग्रीक फिलोसोफर्स या कहें ग्रीक थिंकर्स के द्वारा दी गई। थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइफ है या लाइफ के जो यूनिट्स हैं उनको इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कहा गया स्पोर्स, और कहा गया कि ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुए होंगे अर्थ पे फ्रॉम अनदर प्लैनेट्स। ठीक है, और जब अनदर प्लैनेट से ये स्पोर्स हमारे प्लैनेट पे अर्थ पे आए तो उन्होंने लाइफ को ओरिजिनेट कर दिया, उसने लाइफ को शुरुआत कर दी लाइफ की, या पहली लाइफ फॉर्म को बना दिया। तो एक्चुअली में ऐसा तो था नहीं, बट फिर भी हम थ्योरीज को कंसीडर करते हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी रहे थे। इस थ्योरी का नाम था कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी, जो कि बाद में डेफिनेटली जब वाइबल थ्योरीज आई जहां पे हमें लगा कि नहीं ऐसा होना उचित होगा, क्योंकि ये थ्योरीज तो इन थ्योरीज के अंदर कहीं ना कहीं डाउटफुल चीजें रहती हैं, बट फिर भी हम थ्योरीज को मानते हैं क्योंकि आज तक कोई ऐसी 100% प्रूवन थ्योरी नहीं आई जिसने फैक्टली या फैक्चुअली पहले सेल को या पहली लाइफ को बनवा के दिखाया गया हो, जहां पर क्योंकि प्रूफ चाहिए था और प्रूफ आज तक हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम सारी थ्योरीज को मानते तो नहीं है बट डिस्कस जरूर करते हैं। जो दूसरी थ्योरी थी वो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि वो थ्योरी कहती है कि जो लाइफ है, और दिस इज आल्सो वन ऑफ द थ्योरी गिवन बाय द ग्रीक थिंकर्स या ग्रीक फिलोसोफर्स यू कैन से। उन्होंने कहा कि जो लाइफ है, लाइफ केम फ्रॉम rotting एंड डिकेइंग मैटर। इसमें रॉटिंग और डिकेइंग मैटर के अंदर हम बात करते हैं, हम मड की बात कर लेते हैं, हम स्ट्रॉ की बात कर लेते हैं कि कहीं मड है कहीं स्ट्रॉ है और वो रॉट कर रहा है, सड़ रहा है या डिके कर रहा है, और देखते देखते उसके ऊपर एक लाइफ का दिखना हमें मिल जाता है, ये लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को कहा जाता है, ये थ्योरी वैसे बहुत गलत थ्योरी है बट फिर भी हम इसे कंसीडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक हमारे पास प्रूफ नहीं है, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कह लीजिए। इसे कई सारे नाम हैं, जिसका सबसे फेमस नाम है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर कह दीजिए एबायोजेनेसिस, या कह दीजिए ऑटोजेनेसिस। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। फिर आता है एक और थ्योरी, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो एक्चुअली में किस पे बेस्ड है? मिथ पे बेस्ड है। तो ये एक तरह से मिथोलॉजिकली बेस्ड थ्योरी है, या माइथोलॉजिकली यू कैन से। जिसमें एक इंसान हुए जो कि फादर थे चर्च के, जिनको हम कहते हैं फादर सोरेस। ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट अगर आप ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके द्वारा इस थ्योरी को प्रपोज किया गया। क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, जो कि हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका कारण है क्योंकि जो भी हमें फॉसिल्स मिले हैं, अगर हम उनकी डेटिंग करें तो वो तो कई मिलियन ईयर्स अगो पुराने फॉसिल्स हैं। और अगर वो फॉसिल्स मिलियन ईयर्स अगो पुराने हैं और अर्थ के सरफेस से पाए गए हैं, तो डेफिनेटली अर्थ उससे भी ज्यादा पुरानी रही होगी। बट क्योंकि ये मिथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी है, तो यहाँ पे जो उनके पॉइंट्स हैं या जो उनके प्रपोजल्स थे वो उसको डिस्कस करना जरूरी है। उन्होंने कहा अर्थ 4000 ईयर्स अगो पुरानी है। जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो एज सच मतलब कि वो कांस्टेंट है। मतलब बहुत पुराने साल की बात की जाए या पहले की बात की जाए, तब भी डाइवर्सिटी वैसी ही थी जैसे आज के प्रेजेंट डेट में हम देखते हैं कि कितने ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना है। तो डाइवर्सिटी कांस्टेंट रही है थ्रू आउट द टाइम, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे कुछ स्पीसीज जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और आज उन स्पीसीज के साथ प्रेजेंट स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज के साथ सिमिलैरिटीज को शेयर करती हैं, और देखने को मिलता है कि वो कहीं ना कहीं एडवांस रही है या एडवांस हुई है एज कंपेयर टू उनके एंसेस्टर स्पीसीज से। तो डाइवर्सिटी के अंदर ये भी देखा जाता है कि जब हम अर्थ के सरफेस के अंदर फॉसिल्स की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस को डीप डाउन डग करते हैं, खोदते हैं, और फॉसिल जो सबसे गहराई में मिलता है, गहराई में हमारे पास फॉसिल्स का जो नंबर है या टाइप्स है वो एज कंपेयर टू अर्थ के सरफेस के पास आते हुए, अगर जो फॉसिल्स को हम कंपेयर करें टाइप्स के, तो डिफरेंट टाइप्स के, तो हमें पता लगता है कि जो के पास जो ज्यादा डीप डाउन हमें फॉसिल्स हम देख नहीं रहे, सरफेस के पास वाले फॉसिल्स की टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डाइवर्सिटी फॉसिल्स की ज्यादा रही। पर जैसे जैसे फॉसिल्स को हम अर्थ के बिल्कुल गहराई में जाते हुए ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे फॉसिल्स का नंबर और टाइप दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि जब अर्थ की शुरुआत या अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन चल रहा होगा, तो शुरुआती दौर पे डाइवर्सिटी कम रही होगी, जो कि धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एटमॉस्फेयर की बात कर लीजिए या जितने भी एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स उनकी बात कर लीजिए, उनके बदलने की वजह से डाइवर्सिटीज के अंदर चेंज आया होगा, और धीरे धीरे डाइवर्सिटी इंक्रीज होती हुई होगी। तो इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि थ्योरी जो स्पेशल क्रिएशन वाली है, जो ये कहती है कि डाइवर्सिटी कांस्टेंट रही थ्रू आउट द टाइम, वो बात भी यहाँ पे हम डिस्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम आज की डेट में कंसीडर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएटेड एज सच,
वो जैसे आज की डेट में दिख रहे हैं उनको वैसा ही बनाया गया। बट एवोल्यूशन के अंदर हमें कई सारे ऐसे फॉसिल्स मिले जहां पे हमें लगता है कि भाई आज की डेट में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, चाहे हम खुद की बात कर लें या किसी और ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बात कर लें, तो देखते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स थे उनके अंदर कुछ चेंजेस थे, कुछ डिफरेंस था, और वो धीरे धीरे एंसेस्टर्स अपने आप के अंदर एवोल्यूशन या कहें मॉडिफिकेशन लाते रहे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। और आज की डेट में देखने को मिलता है कि जो एंसेस्टर्स लाखों साल पुराने थे वो आज के तौर पर उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिर्फ कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, सिमिलरिटी शेयर करते हैं, बट एग्जैक्टली वैसे नहीं है। तो ये कहना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच क्रिएट हुए होंगे, तो ये भी यहाँ पे डिस्प्रूव कर दिया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएटेड एज सच, ये थर्ड पॉइंट है इस थ्योरी का, जो कि मैं आपके साथ साथ में बात कर रहा हूं कि वो इस तरह से कंसीडर आप नहीं कर सकते, ये थ्योरी डिस्प्रूवन थ्योरी है। अब इसको डिस्प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट का बड़ा नाम लिया जाता है जिन्होंने इस थ्योरी को चैलेंज किया। इस थ्योरी को चैलेंज किया जाता है बाय टू साइंटिस्ट, जिसमें डार्विन एंड एल्फ्रेड वॉलेस की ऑब्जर्वेशंस जो थी उनकी ऑब्जर्वेशंस ने इस थ्योरी को चैलेंज कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन जो थी, डार्विन ने क्या देखा क्या कहा, क्योंकि दोनों ही साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट आइलैंड्स पर जाके काम किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन निकाला कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा। तो ये बातें डार्विन और वालिस की हम फर्दर जब चैप्टर में बात करेंगे, जब इनके टॉपिक्स की शुरुआत होगी। नेक्स्ट जो थ्योरी थी, जो कि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा वायबल या कहें अडेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया? इसको प्रपोज करने वाले थे दो साइंटिस्ट, एक थे हार्वे और दूसरे थे हग्सले। देखिए इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या स्टेट किया, बट दे स्टेटेड, दे गिवन दिस टर्म, बड़ी फेमस टर्म है ये, याद रखिएगा, omnis vivum ex vivo। तो ये जो स्टेटेड सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने क्या कहा, ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। इसको इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं कि न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, ये थोड़ी वायबिलिटी लगती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस थ्योरी के अंदर फिर से मैं कहूंगा, ये तो नहीं कोई बता पा रहा है कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे आई है, बट ये जरूर बता पा रहा है कि जो नई लाइफ है वो पहली एग्जिस्टेड, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसी लाइफ से दूसरी लाइफ या कहें नई लाइफ बन रही है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इसको सपोर्ट करने के लिए तीन साइंटिस्ट का नाम बड़ा उभर के आता है, जिसमें से एक साइंटिस्ट तो बड़ी ही फेमस हुए, बड़ा रिनाउंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जो कि हमें यहाँ पे डिस्कस करने का मौका मिलेगा। तीन साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सपोर्ट किया इस थ्योरी को, वो कौन थे? देवर सपोर्टेड बाय, दिस थ्योरी सपोर्टेड बाय थ्री साइंटिस्ट, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस्को रेडी का, दूसरा नाम आता है आपके लज़ारो स्प्लेंजनी का, और तीसरा नाम आता है आपके लुइस पाश्चर का। अब देखिए जो लुइस पाश्चर है, उनका बड़ा ही रिनाउंड एक्सपेरिमेंट था जिसने एक थ्योरी को
100% डिस्प्रूवन कर दिया। वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वो कहती है कि भाई कोई भी चीज पड़ी है, कोई भी चीज एडिबल होनी चाहिए, या इवन अगर वो इनएडिबल भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने मड और स्ट्रॉ का एग्जांपल लिया है। और वहां पे वो कहते हैं कि वो एकदम से कोई चीज प्रकट होगी, और वो जो चीज प्रकट हुई वो ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसने उस थ्योरी को इस तरह से वहां पे प्रपोज करवा दिया कि भाई जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी है कि भाई कोई भी चीज अपने आप एकदम से प्रकट हो जाती है, बट ऐसा कहना इन साइंटिस्ट लोगों ने डिस्प्रूव कर दिया अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को शो कर कर, उनके ऑब्जर्वेशंस को लोगों को दिखाकर, जिसमें से सबसे मैं कहूँ रिनाउंड एक्सपेरिमेंट किया गया बाय लुइस पास्चर, क्योंकि ये तीनों ही साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एज कंपेयर टू बाकी थ्योरीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी ज्यादा वायबल लग रही थी, बट हाँ ड्रॉबैक इसका ये था कि ये भी थ्योरी हमें ये नहीं बता पाई कि जो पहली लाइफ फॉर्म है अर्थ पर किस तरह से आई होगी, बट इतना जरूर बता पाई कि जो पहली या कहें जो भी न्यू लाइफ आती है वो पहली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। और जहां पे सवाल है लुइस पास्चर का, उनका जो रिनाउंड एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था श्वान नेक एक्सपेरिमेंट, श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, आई वुड रेदर से लाइक दैट। देखिए स्वान नेक क्यों से कहा गया? स्वान जो होता है एक बर्ड होता है जिसकी कुछ ऐसे कर्व्ड नेक होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट का आधार ऐसे फ्लास्क पे बेस था जिस फ्लास्क का जो नेक था वो कर्व्ड था। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, उन्होंने एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या, उन्होंने एक फ्लास्क लिया कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसकी नेक कर्व्ड थी, और उस फ्लास्क के अंदर उन्होंने एक ब्रॉथ, एक सोल्यूशन लिया किसका, यीस्ट प्लस शुगर का, ठीक है। अब यीस्ट इसलिए लिया क्योंकि वो दुनिया को समझाना चाहते कि देखिए पहले लाइफ फॉर्म है यहां पे। अब जैसे ही ये सोल्यूशन को उन्होंने अंडर द फ्लेम हीट अप किया तो सबको पता है क्या हुआ होगा, एक टर्मिनोलॉजी यूज यहां पे होती है, जो सोल्यूशन है वो स्टेरलाइज हो गया होगा। अब सोल्यूशन स्टेरलाइज का मतलब होता है कि यहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, खासतौर पे यीस्ट, वो सब यहां पर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, दे ऑल गोना डाई, खत्म कहानी। और ये वो नेक थी जिस नेक पे, जिस नेक को उन्होंने क्या कहा, स्वान नेक कहा, क्योंकि उस बर्ड की नेक भी कर्व्ड होती है और इस फ्लास्क की नेक भी कर्व्ड है। और सबसे बड़ी बात है ये एयर के लिए ओपन है, एनवायरमेंट के लिए ओपन है, कोई भी चीज बाहर से अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर जा सकती है। तो जब उन्होंने इसको स्टेरलाइज किया, बहुत लंबे समय तक देखा कि उस सोल्यूशन के अंदर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नो साइन ऑफ लाइफ, लाइफ के कोई भी साइन नहीं थे। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ उस सॉल्यूशन में जो कि स्टेरलाइज किया गया उसमें था ही नहीं। स्टेरलाइजेशन यहाँ पे किस तरह से हुई, बाय हीटिंग इट। तो ये फ्लेम थी, इस फ्लेम ने इसको क्या किया, फ्लास्क को हीट किया, और हीट करने के बाद फ्लास्क के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सब मर गए। उसके बाद क्या हो गया, वो एक तरह से स्टेरलाइज हो गया। स्टेरलाइज होने के बाद देखा कि बड़े लंबे समय तक उस सोल्यूशन के अंदर, मैं कहूँ बहुत लंबा समय था, उस सोल्यूशन के अंदर कोई भी साइन ऑफ लाइफ देखा नहीं गया। बट जैसे ही क्या किया, जैसे ही इस फ्लास्क की नेक को ब्रेक किया,
व्हाट हैपन, हमने देखा कि इस सॉल्यूशन के अंदर लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होगी। अभी लाइफ फॉर्म नॉर्मली बैक्टीरिया की होगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है कि बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे एयर के अंदर हवा में होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आई, लेट मी रीराइट इट अगेन, जैसे ही फ्लास्क की नेक तोड़ने के बाद जो एयर है comes in direct contact जितने भी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स थे एयर में वो ट्रांसफर हो गए और वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो गई। बट ये चीज यहां पे क्यों हुई, यहां पे क्यों नहीं हुई? क्या यहां पे एयर के लिए फ्लास्क ओपन नहीं था? था। बट यहाँ पे और यहाँ इस वाले एक्सपेरिमेंट में, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट के दो केसेस हैं, इसमें क्या हुआ कि एयर का जो फ्लो है वो डायरेक्ट अंदर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एयर का फ्लो है वो अंदर आते वक्त इस नेक के कर्व होने की वजह से कुछ इस तरह का पाथवे फॉलो कर रहा है। अब इस तरह के पाथवे को जब एयर फॉलो करती है तो जितने भी एयर्स के अंदर पार्टिकल्स होंगे, जिसमें खासतौर पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वो इन बेंड्स पे जाकर स्टिक डाउन हो जाएंगे। क्यों स्टिक डाउन हो जाएंगे? फिजिक्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, कि जैसे ही बेंड आएगा तो एयर जैसे ही इन कर्व्स के अंदर बेंड होगी तो उसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्लास्क उस नेक के कर्व्ड वाले वॉल के ऊपर जाकर स्टिक डाउन हो जाएंगे। और ऐसा करते करते क्या हो जाएगी, जो एयर अंदर की तरफ आ रही है इट गेट्स स्टेरलाइज्ड। स्टेरलाइज कहें या आप ये कह सकते हैं गेट्स फ्री आउट, फ्री फ्रॉम माइन्यूट ऑर्गेनिज्म या कहें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसलिए लंबे समय तक एयर अंदर बाहर जाती रही इस वाले फ्लास्क में, जिसकी हमने नेक अभी ब्रेक डाउन नहीं की थी। बट उस एयर के अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल्स या कहीं माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनका होना वहां पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत कम थी, मतलब एक तरह से एयर जो है फिल्टर आउट हो गई थी। बट जैसे ही हमने नेक को तोड़ा, जैसे ही हमने नेक को तोड़ा, व्हाट हैपेंस कि जो भी एयर पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट अब सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। सोल्यूशन के अंदर आपके पास फूड है, सबस्ट्रेट है इन द फॉर्म ऑफ शुगर है, और उस शुगर के ऊपर डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे लुईस पास्चर जी ने एक चीज समझा दी लोगों को कि देखिए, जब तक लाइफ जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो इसके अंदर नहीं आ पा रही थी बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड नेक ऑफ द फ्लास्क, तब तक इस ब्रॉथ पे जो कि स्टरलाइज किया गया था उस पे लंबे समय तक कोई लाइफ का साइन नहीं था। पर जैसे इस नेक को तोड़ा तो जो प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लाइफ एयर के अंदर है वो इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली आने की, मतलब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ पे आए वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस ग्रो होना शुरू हुए, और अल्टीमेटली देखते देखते बहुत जल्दी बहुत कम समय में वहां पे साइन ऑफ लाइफ देखा गया। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू लुईस पास्चर जी ने इस थ्योरी को, जो कि थ्योरी आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, जो कहती है कि जो नई लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, उसे प्रूव करने में इस एक्सपेरिमेंट ने लुईस पास्चर के द्वारा जो किया गया हेल्प आउट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के यही है कि
नन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, खास तौर पे अगर मैं कहूं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाला, हैव आंसर्ड कि पहली जो लाइफ है हाउ फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर सबसे पहली लाइफ कैसे आई होगी। तो इनमें से कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया हो। बस एक एक्सपेरिमेंट है जो ज्यादा वायबल है, वो है आपका जिसमें आपने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर के थ्रू देखा, जिसने इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव किया कि जो लाइफ है, नई लाइफ, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। अब जैसे कि ये कहानी शुरू हुई, ठीक है, अब साइंटिस्ट लोगों को फिर से पता चला कि भाई ये तो बात प्रूव नहीं हो पाई इतना कुछ सोच समझने के बाद भी। तो इसलिए दो और साइंटिस्ट जिनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर जिन लोगों ने पहली बार इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश की कि पहली लाइफ अर्थ के ऊपर किस तरह से ओरिजिनेट होगी, उसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है। एक का है नाम ऑपरेन, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, और दूसरे का नाम, जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे हेल्डेन, जो एक इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने देखिए एक्सपेरिमेंट्स या कहें थ्योरी को अलग अलग प्रूव किया, इकट्ठे काम नहीं किया, काम इनका अलग अलग था, बट सेम कंक्लूजन पे आए ये लोग। इन्होंने क्या प्रपोज किया, व्हाट डिड दे प्रपोज्ड, कि जो लाइफ है लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि जो भी पहली बार लाइफ आई होगी उसका मेन जो ओरिजिन हुआ होगा वो कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू हुआ होगा। मतलब कि पहली जो लाइफ है उसका ओरिजिन एक तरह से देखा जाए तो केमिकली सिंथेसाइज हुआ होगा, कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं अगर इस स्टेटमेंट को हम कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे एक और चीज कही जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी लाइन मेंशन है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रेसिडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, या इस तरह से कहें, इस तरह से भी इसे कहा जा सकता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बने, फ्रॉम इनऑर्गेनिक। बने होंगे, कुछ इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज यहां पे कंसिडर की जा रही है कि जो पहली लाइफ है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं केमिकल रहा होगा। और इसलिए जब हम इन दोनों साइंटिस्ट की बात करते हैं, इनकी थ्योरीज की बात करते हैं, तो इन दोनों साइंटिस्ट की जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेन
हेल्डन थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम ऑपरेंट की बात करें, एक बड़ी फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस बुक को या इस बुक के थ्रू ऑपरेंट की जो थ्योरी है वो इस बुक में पब्लिश हुई थी। जिस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि ये दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी को प्रपोज किया है। उस थ्योरी के बारे में हम अभी फर्दर पढ़ने वाले कि थ्योरी में क्या क्या प्रपोजल रहा होगा। बट अल्टीमेटली अगर सारी चीजों को ब्रीफ किया जाए तो देखिए, ब्रीफ में मैं आपको सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि हमारी जो सेल होता है, सेल के अंदर मेजर कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देख लीजिए, हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, वन ऑफ देम इज लिपिड्स एज वेल। और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो नॉर्मल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है? वो बेसिकली एक तरह से मोनोमर्स हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, कुछ कुछ जगहों पर मैं कह सकता हूं। या आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोटीन की बात की, तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मैंने फैट की बात की, लिपिड की बात की, और या ट्राइग्लिसराइड आप इसे कह सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स जो इनको बनाते हैं वो कौन है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, वो एक तरह के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। और वो जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए, एग्रीगेटेड हुए, और एक डेफिनेट प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, तो उन्होंने एक सेल का हिस्सा बनाया, कहीं सेल को बना दिया। तो सेल की जो मेन कंपोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे बने? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे बने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स से बने। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे बने? एटॉमिक स्टेट पे जो एलिमेंट्स रहे होंगे उनके रिएक्शन या कॉम्बिनेशन से बने होंगे। तो ये सारी कहानी जो एक तरह से ऑपरन और हेल्डन ने थ्योरी के थ्रू वो प्रपोज की कि हमारा जो पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पे ओरिजिन हुई, उसका मूलभूत आधार है केमिकल एवोल्यूशन या कहे केमिकल रिएक्शन, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया गया इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा। क्योंकि अभी थ्योरी को हम फर्दर थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, बट तब तक आप इस बात को थोड़ा दिमाग में लेके चलिएगा कि सारी कहानी केमिकल रिएक्शंस की है। और ये केमिकल रिएक्शंस तब तक चले जब तक पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो और इसका जो केमिकल एवोल्यूशन का जो मेन क्रेडिबिलिटी जाती है वो इन दो लोगों को, इन दो साइंटिस्ट को जाती है, जिनका नाम है ऑपरन एंड हेल्डन। इस बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी थ्योरी का जो प्रपोजल था वो थ्योरी में था कैसा, ठीक है। आप देखें, एक सेल से शुरू करते हैं, सेलुलर लाइफ फॉर्म की बात करते हैं। हर एक सेल के अंदर अगर प्रोटोप्लाज्म को ध्यान से एनालाइज किया जाए तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं एज अ मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स, वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका डीएनए आरएनए होता है, उसका पॉलीसैकेराइड वाला कंपोनेंट होता है, उसका लिपिड वाला कंपोनेंट होता है, उसका प्रोटीन वाला कंपोनेंट होता है। इन सारे कंपोनेंट्स या मैक्रोमोलिक्यूल से एक नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात जो इस थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे वो बात ये रहेगी कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म के, जिनको आप एज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, बायो या मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स यू कैन राइट। और इन्हीं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स को आप कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं,
ये किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म के मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इनमें जैसे कि मैंने कहा आपके पास न्यूक्लिक एसिड आ गया, आपके पास पॉलीसेक्रिहाइड आ गया, आपके पास प्रोटीन आ गया एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या है, हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म के मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, या मेन कंपोनेंट्स हैं। और अगर हमारे पास इन मेन कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए तो क्या होगा, एक सेल को बनाया जा सकता है, मतलब कि लाइफ फॉर्म को ओरिजिनेट किया जा सकता है। बट सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ फॉर्म तो ओरिजिनेट हो जाएगी, बट ये लाइफ फॉर्म का ओरिजिन कहां से हुआ, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ओरिजिन कहां से हुआ। डेफिनेटली इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो ओरिजिन है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हुआ होगा। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में क्या है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आप मैक्रो कंसीडर कर रहे हैं तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, माइक्रो होंगे। और अगर बायोमॉलिक्यूल्स की भाषा के अंदर इन्हें डिफाइन किया जाए तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यहीं पे ये चीज को ऐड करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स का मतलब होता है जो किसी बेसिक यूनिट के बार बार रिपीट होने से बने हुए हो। अब प्रोटीन का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कहां कंसीडर होगा, एज अ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसीडर होगा। अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारे पास अमाइनो एसिड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल हो सकता है, जिसके बार बार रिपीट और जुड़ने से हमारे पास प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेम पॉलीसेक्रिहाइड्स की बात करें तो जितने भी मोनोसेक्रिहाइड्स शुगर्स हैं, उदाहरण के तौर पर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्रिहाइड, एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर वो बार बार रिपीट होकर वो सारे रिपीटिशन या रिपीटिंग यूनिट्स आपस में जुड़ जाए ग्लूकोज के, तो वो पॉलीसेक्रिहाइड को जनरेट या सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ग्लाइकोजन होता है या स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की इन एनिमल्स, वेयर स्टार्च इज स्टोर फॉर्म इन प्लांट्स, ओके, ऑफ ग्लूकोज। अब अमाइनो एसिड हो गया तो मोनोसेक्रिहाइड में जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी शुगर को ले लीजिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो शुगर कंसीडर की है वो ग्लूकोज कंसीडर की है या फिर कोई आप फ्रक्टोज कंसीडर कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया मोनोसेक्रिहाइड में ग्लूकोज, ओके। आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर लीजिए। अब न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर की तरह बिहेव करते हैं और जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर कन्वर्ट हुए होंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, और एनर्जी के लिए जो सोर्स रहा होगा वो डेफिनेटली अर्थ का प्रिमिटिव एनवायरनमेंट रहा होगा। क्योंकि देखिए जब हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं, ये सारी चीजें जो है 4.5 बिलियन ईयर्स के आसपास की मैं बता रहा हूं, जब उस अर्थ पे रही होंगी या हुई होंगी, क्योंकि ऐसा मॉडर्न थ्योरी का कहना है। वहां पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ का खुद का एनवायरनमेंट रहा होगा। अब ऐसा क्या था अर्थ के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थी या इरप्शंस आप कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर नहीं था या कहीं ओजोन लेयर नहीं थी, तो सन की सारी रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे आ रही थी, वो भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रहा था। इवन जो क्लाउड्स थे, गैसियस क्लाउड्स थे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर, उनके बीच में क्या बोलते लाइटनिंग चल रही थी। वो लाइटनिंग जो कि एक स्पार्क है वो भी हाई वोल्टेज का, वो भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की वजह से वहां पे अवेलेबल रहे होंगे। और इन सोर्स ऑफ एनर्जी का होना किसी भी रिएक्शन को जो कि एनर्जी बेस्ड रिएक्शन है उसे करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा
मेजर रोल प्ले कर रहा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन रहा होगा, और उस केमिकल रिएक्शन को अगर एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी तो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे जो आपका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारे सोर्सेस थे, उन्होंने उस तरह से वहां पर एज एनर्जी प्रोवाइड की होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो अर्थ का था वो खुद ही अपने आप में सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहा था। अब जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो कहां से आए होंगे? डेफिनेटली वो आए होंगे आपके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा, और उस रिएक्शन के लिए जिस सोर्स ने काम किया होगा वो भी सेम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का ही सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, कुछ इस तरह से। मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी का होना बहुत जरूरी है अगर रिएक्शंस को वायबल या कहे करवाना है तो। अब इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स कहां से आए होंगे? डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स है तो एटॉमिक फेस से आए होंगे। अब एटॉमिक फेस के अंदर हमारे पास जितनी भी गैसेस होंगी वो उनके एलिमेंटल फॉर्म में होंगी, और डेफिनेटली जब एटॉमिक फेस में कोई भी एलिमेंट होता है वो ज्यादा देर तक उस एटॉमिक फेस में खुद को स्टेबल नहीं कर सकता, वो अनस्टेबल रहता है, और स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने आपस में रिएक्शन किया, और रिएक्शन करवाने के बाद इन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज किया। और यहाँ पे भी कोई ना कोई रिएक्शन के लिए आपको सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। तो फिर से सेम वही कहानी है कि सोर्स ऑफ एनर्जी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था उसके अंदर कई सारी ऐसी कंडीशंस थी जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम कर रही थी। तो ये सारी कहानी जो है राइट फ्रॉम द एटॉमिक फेस टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। और इसीलिए ऑपन हेल्डन ने इस थ्योरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस पर ज्यादा जोर, ज्यादा एम्फसाइज किया है कि जो फर्स्ट लाइफ है अर्थ के ऊपर, जिसका ओरिजिन हम कंसीडर कर रहे हैं या समझ रहे हैं, उसका मेन या मूलभूत कारण केमिकल रिएक्शंस रहे होंगे, जो कि इस तरह से एटॉमिक फेस से लेते हुए या लगते हुए स्टेप बाय स्टेप एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए होंगे। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की तरह काम बिहेव कर रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, जिन्होंने सबसे पहले सेल को बनाने में अपना योगदान दिया होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको हल्का सा सिर्फ इतना समझाने की कोशिश की है कि जो थ्योरी है वो केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, और इसी वजह से इस मॉडर्न थ्योरी को आप केमिकल एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अगर मैं यहां से शुरू करूं, ठीक है, तो इसको आप एक तरह का केमिकल एवोल्यूशन कह सकते हैं, या फिर एक और टर्मिनोलॉजी हम यहां पे यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कीमोजेनी। ठीक है, कीमोजेनी जो है वो केमिकल एवोल्यूशन है, कहां से कहां तक? एटॉमिक फेज से लेकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कहें सबसे पहले प्रोटोसेल्स की हम बात करें तो वहां तक। उसके बाद जब एक बार सेल तैयार हो गया, फिर जब उस सेल के डिफरेंट टाइप्स हमें देखने को इस अर्थ पे मिलते हैं जो कि हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक जो वो कीमोजेनी नहीं है, ये केमिकल एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। बट फिलहाल के लिए हमारा केमिकल एवोल्यूशन पे फोकस रहेगा, क्योंकि हम थ्योरी की बात कर रहे हैं जो ऑपरेन हेल्डन ने दी, जो कि केमिकल रिएक्शन बेस्ड थ्योरी थी।